आज हम पढ़ेंगे एड्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। तो एड्स जैसे कि आपको पता है एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने का मतलब ये है कि वो आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, इनबिल्ट जो पावर है आपकी डिजीज़ से फाइट करने की, वो आपकी कम हो जाती है। तो होता ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका वायरस होता है HIV जिसे कहते हैं, वो आपकी इम्यून सेल्स पर ही अटैक कर देता है। तो ये खुद में कोई बीमारी ऐसा नहीं है, एड्स खुद में कोई बीमारी है, पर ये कई डिजीज़ का कॉम्बिनेशन इसके साथ में आ जाता है। जैसे कि शुरू करते हैं, लिखा है द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। Acquired immunodeficiency syndrome, and this means deficiency of immune system acquired during the lifetime so an individual, indicating that it is not a congenital disease। ये एक congenital disease नहीं है, मतलब ये जन्म से नहीं होती। Syndrome means a group of symptoms। Syndrome का मतलब होता है group of disease, जिसमें कि कई बीमारियां एक साथ हों। एड्स वॉज द फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 बाई मोंटेग्नियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो यहाँ बताए नहीं गए। अमेरिका में ऐसा था कि जो कुछ था, डिस्को था या पता नहीं क्या था, वहाँ पर सारे लोग जो थे वो एक ही तरह की बीमारियों से पीड़ित थे। तो बाद में देखा कि उनकी सबकी इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। तो एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 billion persons। AIDS is caused by the human immunodeficiency virus। जो वायरस का नाम है वो है HIV, बीमारी का नाम जो है वो एड्स है। A member of group of virus called retroviruses। रेट्रोवायरसेस मतलब जो RNA कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेनिंग वायरसेस जो होते हैं, दे आर रेट्रोवायरसेस विच हैव एन एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। इनमें क्या होता है, बाहर एक एनवेलप होता है। तो ये ध्यान रखना कि जिस तरह आपका जो कोरोना है वो भी एनवेलप वायरस है आपका, ये भी आपके एक एनवेलप वायरस है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एनक्लोजिंग द RNA जीनोम, जो RNA जीनोम है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, 2 सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। एंड ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स हों, प्लेटलेट हों, कुछ भी ऐसा कुछ, बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। एंड सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, वो लोग जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखते हैं, ठीक है, वो चांस हो सकता है उनमें इसका ना, क्योंकि किसी को भी हो सकता है। ड्रग एडिक्ट्स उनको हो सकता है, हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं ज़्यादातर, उनको भी हो सकता है। एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। ऊपर एक डायग्राम दिया गया है, पहले आप जो लाइफ साइकिल है इसकी समझ लीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ इन्होंने बताया है, इसमें एक बार मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि जब वायरस आपकी बॉडी में एंट्री करता है तो पहला एंट्री करने के बाद जहाँ पहुँचता है, मैक्रोफेजिज जो आपकी होती है, जो मैक्रोफेज के कांटेक्ट में आता है, तो मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद करता क्या है, वायरस का जो एनवेलप होता है वो बाहर रह जाता है, अंदर जाता है। एक और इसकी खास बात है कि HIV जो है आपका ऐसा सा होता है, कुछ बाहर एनवेलप होगा, एक और प्रोटीन का कैप्सिड होगा इस तरह से यहाँ, और यहाँ इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA, कुछ एंजाइम्स इसके साथ रहते हैं। बाहर इसके ये नोब जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, पेप्लोमर्स इनको कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीनेशियस नोब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ इसके बाहर ये लगी होती हैं, ये आपकी पेप्लोमर्स कहलाती हैं। अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ठीक है ना, और साथ में एंजाइम्स हैं कुछ, और ये प्रोटीन के कोट हैं, और बाहर एनवेलप है। तो ये अपना एनवेलप वगैरह बाहर ही उतार देता है बाहर, और सेल के अंदर एंट्री कर जाता है। उसके बाद यहाँ जा कर के कुछ प्रोटीएजेस होते हैं जो कि इसके ये
कवर को तोड़ देते हैं, प्रोटीनेशियस कवर को। उसके बाद इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है बाहर आ जाएगा। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से, इससे जो कि आपका टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, टेमिन एंड बाल्टीमोरे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ढूंढा था। तो इसी प्रोसेस को टेमिनिज्म भी कहा जाता है। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? टेमिनिज्म भी कहलाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, इसकी कॉपी बनाता है डीएनए में, फिर डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जा करके सेल के अंदर, जो सेल का खुद का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जा करके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, पहले तो वायरस, ध्यान सुनना, वायरस इन्फेक्ट करता है सेल को। ये एनिमल सेल को आप ये समझ लो कि मैक्रोफेज है, मान लो ये क्या है, मैक्रोफेज है। और ये मैक्रोफेज के अंदर घुस जाएगा, अंदर आकर के जो जीनोम होगा, ध्यान रखना वायरस का जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है, इन्फेक्शन करने वाला जो पार्ट होता है वो जीनोम होता है, ना कि उसका प्रोटीन। ठीक है ना, तो जीनोम उसका इन्फेक्टिव होता है, इन्फेक्शन करता है, जाएगा अपनी कॉपी बनाएगा और फिर इसके पास एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। ठीक है ना, इंटीग्रेज एंजाइम से जाकर के होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। It will get integrated into the host genome while enter into the nucleus of the host। ठीक है ना, तो होस्ट के न्यूक्लियस में जाएगा और इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ ये पहुँच करके इसके अंदर जा करके जहाँ भी इंटीग्रेट हुआ होगा, जिस पोजीशन पर भी इंटीग्रेट हुआ होगा वहाँ पर जा करके अपनी ये यहाँ जब इस सेल का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा डीएनए का, तो जो वायरस का जो डीएनए है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, अपना खुद का ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देता है, अपनी खुद की प्रोटीनें बनाना शुरू कर देता है और अपनी प्रोटीन बनाता है और अपनी आरएनए बनाता है। फिर आरएनए और प्रोटीन असेंबल होती हैं और उसके बाद यहाँ सेल के अंदर बहुत सारे नए वायरसेस बन जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस बाय द सेल, प्रोटीन भी बनाती है सेल, आरएनए बनाती है, फिर दोनों असेंबल होकर नया वायरस बनाते हैं। फिर वो वायरस यहाँ से बाहर निकलता है और नई सेल्स को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे में ये जो आपकी मैक्रोफेजेज हैं ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री बन जाती हैं। फैक्ट्री मीन्स टू से दैट कि यहाँ से जो है इसके अंदर से आपका क्या निकलता रहेगा, वायरस बनते रहेंगे और नई सेल्स को अटैक करते रहेंगे। अब आपको बता देता हूँ कि ये जो मेनली जाकर के अटैक, इसके बाद जो मैक्रोफेज के बाद जो फर्दर अटैक होते हैं वो आपके जाकर के होते हैं टी हेल्पर सेल की, जिसकी हमने पीछे कल परसों बात करी थी। ये मान लो टी हेल्पर है आपकी, इसके हम बाहर हमने कहा था यहाँ इसके बाहर रिसेप्टर होता है, उसे हम कहते हैं CD4। तो भाई होता ये है कि जो वायरस है ये, इसके बाहर जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस पे जो प्रोटीन है ये, इसको कहते हैं GP120। उसके नीचे स्टॉक होती है ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो ये GP120 CD4 के साथ बाइंड कर जाती है और ये वायरस अब टी हेल्पर सेल पर अटैक कर देता है। आपको पता है कि जब टी हेल्पर पर अटैक होगा तो टी हेल्पर फर्दर जो है ये बी लिम्फोसाइट को बताती थी इन्फेक्शन के बारे में, तो ये काम भी रुक जाएंगे। टी हेल्पर टी सी सेल को बताती थी, किलर सेल को, ये भी रुक जाएंगे। यानी सीधी बात है कि जो आपकी हेल्पर सेल्स हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को आगे मतलब आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती थी, उनमें हेल्प करती थी। आपको बाहर से कोई पैथोजन इन्फेक्शन होता था तो ये आपकी बॉडी में ये एंटीबॉडी जनरेट करवाने के लिए बी सेल को बताती थी इन्फेक्शन हुआ है। अभी जब टी हेल्पर सेल पर ही अटैक हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि धीरे धीरे इम्यून सिस्टम डाउन होता चला जाएगा। और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम डाउन होने का मतलब ये है कि आप कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, मतलब आपको धीरे धीरे कई बीमारियां होंगी, या फिर जो भी बीमारी होगी वो हटेगी नहीं, जो भी बीमारी होगी वो ऐसी रहेगी जैसी है, हटेगी नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ लिखा है कि डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वो तो ब्लड कैंसर होता है तभी भी लोगों को चाहिए होता है ऐसा, ठीक है ना। फाइंड आउट एंड मेक ए लिस्ट ऑफ सच कंडीशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज नॉट ए स्प्रेड बाय mere touch or physical contact. It is spread only through body fluids, and it is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected persons are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS. लगभग 12 साल लग जाते हैं, 10-12 साल से कम तो लगते नहीं। वो डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी कैसी थी, कैसा तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम था। तो बीमारी होने में और मतलब बीमारी होने में ना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका इतने साल का रहता है, 5 से 10 साल या ज़्यादा साल का रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस। तो ये ध्यान रखना, पहले वायरस जो है वो मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, जहाँ पर जा कर के वो अपने RNA जीनोम जो उसका है वो उसको रेप्लिकेट करेगा और वायरल DNA बनाएगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये ध्यान रखना है, एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करेगा। एंड दिस वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल। ये वायरल DNA आपका होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट होगा एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, ठीक है। उसके होस्ट सेल को कहेगा कि तुम बनाओ हमारे वायरस पार्टिकल्स को। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इट दिस वे एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री। तो ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि HIV फैक्ट्री की तरह कौन काम करती है। आपका आंसर होता है कि मैक्रोफेजेस एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो आपके HIV फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। साइमल्टेनियसली HIV एंटर इनटू द हेल्पर TH cell and replicate and produce progeny viruses. The progeny virus released in the blood attack other helper T cells and this is repeated leading to progressive decrease in the number of helper T cells. लगातार आपकी बॉडी में T helper सेल जो है वो कम होती चली जाएंगी। In the body of the infected person during this period the person suffer from bouts of fever, होता है उसको diarrhea, weight loss and due to decrease in the number of T lymphocyte। भाई कितनी ज़्यादा कम नंबर हो जाएंगे लिम्फोसाइट की, तो मतलब कुछ भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए तो भी ना हटे। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम। देखिए आपको पता है कि आपके अंदर माइकोबैक्टीरियम सबके अंदर होता ही है। TB का बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द पीपल के अंदर है ही, लेकिन अभी क्या है कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है। आपका इम्यून सिस्टम सही है, तो इसलिए अगर आपको लंबी खांसी होती है तो वो TB में कन्वर्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले से ही वहाँ माइकोबैक्टीरियम होता ही है। तो कन्वर्जन इसलिए आता है कि उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। पर जब आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो भाई माइकोबैक्टीरियम क्या करेगा, अटैक कर देगा। माइकोबैक्टीरियम अटैक कर देगा। इन वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, इतनी इन्फेक्शन हो जाती है इनके, ठीक है। एंड द पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डेफिशिएंट, पेशेंट आपका इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है एंड दैट ही और शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस, ठीक है ना। इन ए वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सवाल आता है आपसे कि भाई HIV के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तब आपका आंसर होगा कि उसके लिए एलिजा करते हैं। एलिजा में करते ये हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है ये। या तो ये टेस्ट किया जाता है कि आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडी हैं क्या, अगर आपकी बॉडी में HIV के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं, बनाई तो होंगी, तो इसका मतलब आपको HIV है। अगर एंटीबॉडी है तो भी HIV है। और या फिर हम एंटीजन को ही डायरेक्ट टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा होता है, HIV के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी तुम्हारी बॉडी में, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनवा रखी होती हैं बाहर से। तो सैंपल में उसको डाल देते हैं। जब अगर क्लोट हो जाता है, अगर क्लोटिंग आती है, अगर सैंपल का कलर बदल जाता है, तो यहाँ इसमें कलर चेंज का प्रोसेस है, तो इसका मतलब वहाँ पर वो एंटीबॉडी मिली है जो कि HIV के खिलाफ होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाय में हम करते ये हैं कि ऐसा सा है कि अगर ये एंटीबॉडी सैंपल की हैं, ये सैंपल एंटीबॉडी हैं, ठीक है,
ये आपकी सैंपल एंटीबॉडी है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो इसको इसमें सैंपल में डालते हैं, यहाँ दीवार इसके साथ चिपक जाती है दीवारों के साथ में। फिर इनके पास एक और जो दूसरी एंटीबॉडी बना के इन्होंने रखी होती है जो इनके खिलाफ होती है। ये मान लो आप कहोगे ये HIV की एंटीबॉडी हैं और इनके खिलाफ इन्होंने एक और एंटीबॉडी बना रखी है, इनके कांस्टेंट फ्रेगमेंट्स के खिलाफ। इनका जो कांस्टेंट फ्रेगमेंट है इसके लिए बना रखी है एंटीबॉडी यहाँ, ठीक है। तो अगर मीडियम में एंटीबॉडी होंगी तो ये अटैच हो जाएंगी और इनके साथ एक एंजाइम लगा के रखा होता है और ये एंजाइम इस मीडियम में जो कलर होता है उसका कलर बदल देता है। तो ये दूसरे वाली एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है ये तभी अटैच होंगी जब ये वाली नीचे से प्रेजेंट होंगी यहाँ पर, ठीक है ना बात। इनका फ्रेगमेंट कांस्टेंट यहाँ होगा, कांस्टेंट फ्रेगमेंट होगा तो उससे अटैच तभी होंगी जब ये होंगी। तो ऐसे करके टेस्ट करते हैं। इस तरह का एक टेस्ट है जिसको आप कहते हो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असाई। ये आपका वेस्टर्न ब्लोटिंग पर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। अगर ये पूछ लेते हैं कई बार कि किस पर बेस्ड है तो ये आपका वेस्टर्न ब्लोटिंग पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। जो दवाइयाँ होती हैं एड्स की वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को अटैक करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे जाइडोवुडीन है एक दवाई, ठीक है, एजिडोथाइडोवुडीन, इस तरह की दवाइयाँ हैं तो वो इसमें यूज की जाती है। असाइक्लोविर है एक दवाई जो अभी कोरोना के खिलाफ भी यूज की गई है, वो ऐसा ही है वायरस कोरोना भी ना। एंड इज़ ओनली पार्शियली इफेक्टिव, थोड़ी बहुत इफेक्टिव होती है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, उम्र बढ़ा सकती है, बचा नहीं सकती, मरेगा जरूर। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स की क्या प्रिवेंशन है? एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। मोर ओवर HIV infections more often spread due to the conscious behavior pattern and is not something that happen in adversely like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patient, newborn, etc. may take place due to poor monitoring, and the only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. इन आर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे, नाको की फुल फॉर्म क्या है। एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO आर डूइंग अ लॉट ऑफ एडुकेट पीपल अबाउट द एड्स। WHO हैज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। WHO ने कई सारे प्रोग्राम इसके लिए चला रखे हैं। मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, मतलब सेफ ब्लड लें और जो नीडल वगैरह हैं, नीडल्स वगैरह होते हैं उनका ध्यान रखें कि कौन सी, मतलब खुली हुई नीडल्स ना यूज हों, बार बार ना यूज हों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स होना चाहिए, कंट्रोलिंग ऑफ ड्रग एब्यूज होना चाहिए, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर द HIV इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशंस आर सम सच स्टेप टेकन अप। तो ये कुछ बातें हैं जो उसमें उठाई जाती हैं, मतलब जो ध्यान रखना चाहिए कि ये करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सवाल ये तो पूछ लेते हैं, एक नंबर का कॉमन सा सवाल है, बच्चों से पूछा ही जाता है कि भाई बताओ आप क्या करोगे कम्युनिटी के लिए, तो कम्युनिटी में अगर HIV ना फैले तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, since then the infection may spread to many more people. HIV AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chance of wider spread of the disease increase manifold. It is malady कैंसर आपका, सीधी बात है, कैंसर आपका क्या है? कैंसर आपका सेल्स का, आपकी जो सेल्स हैं, कोई भी सेल्स हो, मसल सेल हो या फिर इपिथेलियम की सेल हो या फिर आपका ब्लड हो, ब्लड की सेल हो, किसी भी तरह की सेल का आपका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाना क्या है? कैंसर कहलाता है, ठीक है ना। बिना मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ दिखाना क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है ना। और ये आजकल आपको पता ही है कि मतलब ये
फैटल होता है, मारता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे देखा गया है कि डेडली डिजीज है। तो इन्होंने लिखा है कि कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। More than 1 million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेल्स हैं अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं, ओंकोजेनिक हो जाएं, तो मतलब कैंसर हो जाएगा। And its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine। ठीक है ना। तो भैया नेक्स्ट लिखा है कि in our body सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड। हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है, डिफ्रेंशिएट होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल चलता है। सेल साइकिल कंट्रोल चलती है बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर जो कैंसर है वो सेल साइकिल में चेंज होने से हो जाते हैं। सेल साइकिल के दौरान डीएनए म्यूटेशन में दिक्कत हो जाती है, उससे होते हैं। एंड रेगुलेटेड एंड इन कैंसर सेल देयर इज ए ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है ना। कैंसर सेल में वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिनमें से इन्होंने एक बताया कि हर एक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल की, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन, बाय वर्चू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। मतलब एक सेल दूसरी सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकती है, लेकिन कैंसर सेल ये प्रॉपर्टी खो देते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि कैंसर सेल कौन सी प्रॉपर्टी खो देते हैं, तो आपका आंसर होता है कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। ठीक है ना। सेल का मास बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्यूमर कहलाता है हमारा। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक आपके कन्फाइंड जहाँ एक एरिया पे रहते हैं, एक आपके फैलते हैं बॉडी में। जो आपके एक ही जगह रहते हैं दे आर बेनाइन ट्यूमर्स, और जो फैलते हैं दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज, क्योंकि वो तो वहीं के वहीं रहते हैं। कुछ उनको निकाल दो, काटो, सर्जरी करो, बाहर कर दो। द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। ठीक है ना। सवाल आता है कौन सी सेल, कैंसरस सेल को क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल। एंड दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। एज दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे आर आल्सो स्टार द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। ये क्या करती हैं, सारे न्यूट्रिएंट यही ले लेती हैं जो इधर उधर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बराबर में जो दूसरी होती हैं बेचारी वो ऐसे ही रह जाती हैं। एंड सेल स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर, इनमें से कुछ सेल निकलती हैं और ब्लड से होती हुई दूसरी जगहों पर चली जाती हैं। एंड वेयर एवर दे गेट लॉज इन बॉडी, जहाँ भी जाकर पहुँचती है वहाँ जाकर एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी इनकी क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है। तो ये देखो यहाँ से इस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या है, सवाल आएगा बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैसे होते हैं, नियोप्लास्टिक सेल क्या है, अगर किसी सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वो किस में बदल जाएगी, कैंसरस सेल में बदल जाएगी। मेटास्टेसिस क्या होती है, मैलिग्नेंट जो कैंसर है उसमें से कुछ सेल्स का निकल करके दूसरी जगहों पर पहुंचना और वहां जा करके नया कैंसर बना देना, उसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मेटास्टेसिस यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं दे आर कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन, वो एक ओरिजिनल लोकेशन पर रहते हैं, उससे इधर उधर नहीं जाते। ठीक है ना। तो इसके बाद दिया गया है कॉज ऑफ कैंसर। कॉज ऑफ कैंसर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।